आखिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है? क्या सिर्फ सिलेबस प्रॉब्लम है या फिर रोट लर्निंग प्रॉब्लम है? आज के पॉडकास्ट में जानेंगे वो सारी बातें। हमारे आज के गेस्ट है मिस्टर नदीम हाफिज। थैंक यू सर, आपने आज हमें ज्वाइन किया। मैं इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको कि इन्होंने एनआईटी श्रीनगर से सिविल इंजीनियरिंग की, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी काम किया, फिर 2 साल जेकेएस की प्रिपरेशन की और एट द एंड एक डिफरेंट करियर ऑप्ट किया, वो था टीचिंग का। आइए जानते हैं नदीम सर से उनकी ज़िंदगी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी हेयर। बहुत अच्छा लगा आपके पॉडकास्ट पे आके। और ऑब्वियसली बात है, आपने पहले भी पॉडकास्ट किए हैं तो इट्स फीलिंग वेरी गुड। सो मेरी लाइफ के बारे में मैंने स्टार्ट की पहले उस्मानिया स्कूल से मैंने 10th किया। उसके बाद एनआईटी श्रीनगर से बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग में। और इंजीनियरिंग के बाद ही मैंने जो है वो केएस की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी कुछ मंथ्स के गैप लेके। और वो प्रिपरेशन करने के बाद ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है एक जगह बैठ के। और मैं ऐसा था भी नहीं कि मैं एक जगह बैठता, मैं यूजुअली आउटसाइड होता था। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, प्रिपरेशन करनी है, काम करना है किसी फील्ड में। तो आर्किटेक्ट्स के साथ मैंने काम किया ऑलमोस्ट 1 ईयर तक। और उसके बाद यहाँ पे लॉकडाउन वगैरह हो गया, उसकी वजह से आई वेंट टू बैंगलोर। वहाँ पे भी मैंने सेम कंस्ट्रक्शन में ही काम किया। वहाँ पे वी हैड मोर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग। और उसके बाद कोविड हुआ और मैं वापस आया यहाँ पे। और उसके बाद 1 साल की गैप के बाद मैंने टीचिंग स्टार्ट की। नाउ आई एम टीचिंग फॉर लाइक 4 years। इंजीनियरिंग आपकी डिग्री थी, उसके बाद जो टीचिंग था ये आपका डिसीजन था। जो इन दोनों के बीच में ये ब्रिज था केएस की प्रिपरेशन का, ये कहाँ से आया? तो ऐसा है कि जब बीटेक कंप्लीट हुआ, हमारी फैमिली में बहुत सारे ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्शन के साथ हैं। मामू है, मेरे कज़न्स हैं। तो घर वालों ने बोला जाइए इनके साथ, मेरी बोला आ जाओ हमारे साथ, साइट वाइट देख लो। तो कुछ महीने उनके साथ रहने के बाद मुझे लगा कि नहीं, कुछ ऐसा करना है थोड़ा सा डिफरेंट। और वैसा फील्ड भी, वो टच भी नहीं आया मुझे कि नहीं इसमें बहुत मज़ा आएगा। इट वॉज अ रॉ कंस्ट्रक्शन, लाइक बेसिक फाउंडेशन से। ठीक। तो फिर मैंने केस की प्रिपरेशन स्टार्ट की। पोस्ट निकले थे उस टाइम पे, तो फ्रेंड ने रिकमेंड किया, उसी ने फॉर्म भी भरा। अ, तो उसने बोला नहीं, दे देंगे ट्राई। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। तो कोई कोचिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, बस ऐसी प्रिपरेशन कर दी। और पता नहीं प्रीलिम्स क्वालीफाई हो गया और मेंस के लिए पढ़ना पड़ा। तो वो स्ट्रेच हो गया केस उसमें कुछ, एक बार कैंसिल हो गया मेंस, तो फिर से मेंस देना पड़ा। इट वाज ऑलमोस्ट 1 ईयर उसके एक साथ, उस एक एग्ज़ाम के साथ चला गया सिर्फ। तो उसमें इंसान ने ये सीखा कि सेल्फ डिपेंडेंसी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, है ना? स्कूल के एग्ज़ाम में, कॉलेज के एग्ज़ाम में आपको ऐसी डिपेंडेंसी नहीं होती है। मतलब आपको ऐसा नहीं बोला जाता है कि आप खुद से करो, नहीं, आपके पीछे पड़ जाते हैं। आपको डेडलाइन्स होती है कि इसमें आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, करना इस वाले डेट पे आपको एग्ज़ाम देना है, ताकि आप फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाओ। लेकिन केएस या यूपीएससी या कोई भी जॉब ओरिएंटेड एग्ज़ाम है, आपको खुद से जो है वो क्वेश्चंस पूछने हैं। क्या मैं ट्रैक पे हूँ? तो आप टीचर भी खुद है और आप स्टूडेंट भी खुद हैं। को खुद अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना खुद पड़ता है। प्रोग्रेस ट्रैक करनी है, तो वो इंसान उसमें सीख जाता है, जो कि आगे जाके बहुत हेल्प किया लाइफ में। ये सुन के मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ याद आती है। साइंटिस्ट इसको बोलते हैं कि ये एक पर्सनैलिटी शिफ्ट है। जब आप अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि पैशन के लिए चूज़ करते हैं, एग्ज़ैक्टली। फिर आपकी लाइफ का वो एक पर्पस बन जाता है। ट्रू। अगर आज आप अपने उस वर्जन को देखते जो जेकेएस के लिए प्रिपेयर कर रहा था, आप उसको क्या एडवाइस देते? थोड़ा-सा कंसिस्टेंसी ज़्यादा अच्छी रखो। मेरे में कंसिस्टेंसी की कमी थी उस टाइम पे, बिकॉज़ अगेन जो मैंने बोला, मैं अकाउंटेबल रहा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं रहा जितना होना चाहिए था। तो अगर मैं एक दिन जो है वो 4 घंटे 5 घंटे पढ़ लेता हूँ, तो अगले दिन बहुत उससे कम पढ़ लेता हूँ। तो वो चीज़ मैं एडवाइस करूँगा कि कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है किसी भी फ़ील्ड में अगर इंसान होगा। आप कम ही करो लेकिन कंसिस्टेंट रहो उस वाली चीज़ में। अच्छा, साइट इंजीनियरिंग और क्लासरूम्स दोनों फुल ऑफ क्योस है, दिन ब दिन और भी क्योस बढ़ता जा रहा है। यस। आपको क्या लगता है कौन सा बेटर है, साइट इंजीनियरिंग या फिर क्लासरूम? दोनों ही मुश्किल है, दोनों ही मुश्किल है, chaos दोनों जगह होता है। साइट पे आपको लेबर्स होते हैं, साइट साइट पे आपको डिफरेंट कारपेंटर्स होते हैं, मेसन्स होते हैं। तो लेकिन थोड़ा-सा मैनेज करना क्लासरूम मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू द साइट। रीज़न बीइंग कि क्लासरूम में आप
स्टूडेंट्स होते हैं, छोटे होते हैं, अभी ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं, वहाँ पे सारे काम करने ही आए होते हैं। ऑब्वियसली बात है, इसी माइंडसेट से आते हैं कि हमें काम करना है। हाँ, अलबत्ता उनको डायरेक्शन देनी होती है कि ये वाला काम मुझे इस टाइम पे होना चाहिए, ये वाला काम मुझे इस टाइम पे होना चाहिए, तो वो कर लेते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स में थोड़ा-सा इट्स डिफ़िकल्ट। अब क्लासरूम में जाते हो 40 डिफरेंट माइंडसेट्स होते हैं, तो पता नहीं कोई बच्चा आता है मेबी सिबलिंग से फाइट करके घर से, तो हमें नहीं पता। कोई बच्चा आता है कोई और प्रॉब्लम लेके जो कि हमें नहीं पता होती है, तो इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट रादर देन डिसाइड। हर जनरेशन को लगता है कि उनकी जनरेशन लकी है। अगर हम आज की जनरेशन को देखें तो वो कहते हैं कि पिछली जनरेशन ज़्यादा लकी थी। असली में इसका सच कहाँ पे छुपा है? शायद ये बीच में है या फिर कहीं और? तो आपके हिसाब से एक टीचर का असली काम सिलेबस कंप्लीट करना है या फिर एक बच्चे के अंदर वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना? वेरी गुड। पहले वो वाला क्वेश्चन का हम देखेंगे कि कौन सी जनरेशन लकी है, इज इट द ओल्डर जनरेशन और द न्यू जनरेशन। तो रीज़न है, हर किसी को अपने प्रेजेंट में रहना चाहिए और प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहिए। हर किसी के टाइम पे कोई ना कोई डिफ़िकल्टी रही हुई है। जैसे अगर हम पुराने लोगों की बात करेंगे या पुरानी जनरेशन्स की बात करेंगे, दे हैड मोर ऑफ द फिजिकल हाइट, यू वुड से, कि उनको पैदल जाना पड़ा। उनको अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करेंगे, मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँगा, वो कहते थे हमें पूरी तरीके से जो है वो यूनिफ़ॉर्म्स अवेलेबल नहीं होती थी, ठीक है? एक अवेलेबल होती थी, उसी को 2 के जो हम लगाते थे फिर से। तो या एट मैक्स 2 होंगी, लेकिन आज ये नहीं है। लेकिन आज की जनरेशन कोई और फाइट दे झेल रही है, जो कि हम देखते हैं कि अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, उनकी ये प्रॉब्लम है। तो हमारी ये प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं थी। मुझे अभी भी याद है बीटेक के टाइम पे एक पेपर था, तो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था पहले, कोई बात नहीं है। एक दिन पहले बैठे, बुक्स खोली, टाइम लगा उसमें। मुझे लगता है हमने 3-4 घंटे स्ट्रेच पे दिए, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए। आज अगर मुझे ही बोलोगे, मेरे लिए ही डिफ़िकल्ट होगा 3-4 घंटे उसी वाले कॉन्सेप्ट पे देना। रीज़न बीइंग अटेंशन स्पैन कम। वो बहुत कम हो गया, टाइम स्पैन बहुत कम हो गया है, जिसमें हम कंसंट्रेट कर सकते हैं बिकॉज़ ऑफ रील्स एंड ऑल दोज़ थिंग्स। और दूसरा क्वेश्चन था आपका रिगार्डिंग द टीचिंग पे, हाँ। उसमें टीचर को देखो, सिर्फ टीचिंग नहीं है, लाइक हम सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, कॉन्सेप्ट कोई है, हम सिर्फ वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं बच्चे को, हमें साथ में ये भी देखना है कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो कैसे हो सकती है। क्या वो किसी और डायरेक्शन में सोच रहा है या नहीं, जो हमने पढ़ाया क्लास में बस उसी पे कॉन्सेंट्रेट होके वही एग्जाम में लिखते हैं। तो पेपर चेकिंग के दौरान ना ये बहुत इंसान को रिफ्लेक्ट हो जाता है कि इस बच्चे ने ना थोड़ा सा टच कुछ और दिया है इस वाले कॉन्सेप्ट में। तो कोई लिखता है वैसे ही जैसे टीचर ने पढ़ाया क्लास में, कोई सेम वैसे ही टू सेम। लिखता है। हाँ, तो वहाँ पे भी पता लग जाती है कि बच्चे किस माइंड से सोचते हैं। और टीचर का मेन काम ये भी है कि वो बच्चों को जो है उस वाली डायरेक्शन में ले जाए, तो उनको मजबूर करे कि नहीं आप सोचो इस बारे में। हमारा जो यहाँ पे बोर्ड है जेके बोस के नाम से, इसमें एक ऐसा मेथड क्या है जिसका क्रेडिट इनको कोई भी नहीं देता है? यस, प्लान्ट वो मुझे लगता है सिर्फ जेके बोस का नहीं है, ओवरऑल जो हमारे बोर्ड्स है वो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट स्किल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे इससे पहले पहले भी बोला, वो है एक जगह बैठ के कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना। वो तभी आएगा जब डिसिप्लिन होगा। डिसिप्लिन इससे आ जाता है, जैसे आपको जो है रेगुलर एग्जाम्स होते हैं, या वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों का रेगुलर एग्जाम्स करते हैं ताकि वो एक फाइनल एग्जाम के लिए रेडी हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें उनका डिसिप्लिन बन जाएगा। अगर हम ये डेडलाइन नहीं रखेंगे, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि 14 ईयर का बच्चा, 13 ईयर का बच्चा जो है वो खुद से समझ लेगा कि हाँ अब जो है वो सितंबर में मेरा फाइनल टर्म है, आई विल प्रिपेयर फॉर दैट, है ना? तो ये चीज़ क्रेडिट जो है इनका जाता है कि ये भी, हाँ, इसमें चीज़ें हैं कि हमें सिर्फ इस वाले ट्रेडिशनल वे में नहीं होना चाहिए कि वी आर राइटिंग दीज आंसर्स, ठीक है? सिर्फ ये नहीं, हाँ, ये होना चाहिए, लेकिन इसके साथ और भी जो ट्रेंड्स आ रही है, उनके साथ जाना चाहिए। तो क्या रोड लर्निंग सच में इतना विलन है जितना लोग उसे बनाते हैं? देखो, ये डिपेंड करता है कि हम रूट लर्निंग को कैसे समझते हैं। अगर हम रूट लर्निंग को समझते हैं कि मुझे नोट्स दिए गए और मैं इसको याद कर रहा हूँ, डज़न्ट मैटर कि
मैंने समझा या नहीं समझा, ठीक है। मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नोट्स लिए, मैंने याद कर लिए, मैंने याद किया कि 1914 से 1918 वटेवर, ठीक है। मैंने इसके कॉजेज याद किया वगैरह, सारा मैंने वर्ड टू वर्ड याद किया। जब मुझे कोई बोलता है ऐसे ही एक्सप्लेन करो कि कॉजेज क्या थे वर्ल्ड वॉर के, अगर मैं उसको वही लाइंस बता रहा हूँ देन इट्स अ रोट लर्निंग और ये विलन होना चाहिए। लेकिन अगर मैं लर्निंग को, रोट लर्निंग को एज एन टूल लेता हूँ कि ये इस मेमोराइजिंग है, और मेमोराइजिंग ज़रूरी होती है हर किसी चीज़ में। मैं नहीं एक्सपेक्ट करूँगा कि मैं हमेशा फार्मूलाज डिराइव करूँगा, है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल हम फोर्स वाला लेंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ जैसे हम पढ़ते हैं, तो अगर मैं वहाँ पे भी डिराइव करने लगूँ, मुझे पूछा नहीं गया था डेरिवेशन, तो मुझे फॉर्मूला एटलीस्ट याद होनी चाहिए। सो इस हिसाब से वो ठीक है। फिर जैसे टेबल्स हम याद करते हैं, तो समझ के अगर आप टेबल्स याद कर दो ना इट्स वेरी गुड। लेकिन अगर मैं ऐसे ही याद कर लेता हूँ 7 2 14 7 3 21, उसका कोई मतलब नहीं होगा। एंड दैट्स एक्चुअली अ विलन एंड दैट शुड बी अ विलन। लेकिन अगर आप सिर्फ मेमोराइजिंग के तौर पे लेते हो समझ के, देन इट्स अ गुड टूल। अब साइंटिस्ट इसके बारे में कहते हैं कि कॉग्निटिव थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एक चीज़ को बार बार पढ़ते हैं, मेमोराइज करते हैं, तो एक फाउंडेशन आ जाती है आपके दिमाग में। लेकिन अगर आप अपनी नॉलेज को बस उसी फाउंडेशन तक रखते हो, फिर वो गलत है। यू नीड टू बिल्ड अ बिल्डिंग ओवर दैट फाउंडेशन। 100% राइट। तो जब भी आप कोई चीज़ मेमोराइज करते हैं, देयर इज अ वे ऑफ मेमोराइजिंग। जैसे आपने पढ़ लिया सीधे, हम नहीं ऐसे जैसे हम पहले पढ़ते थे ऐसे इज द याद करते थे। प्रॉपर वे है, जैसे आपने पढ़ा तो एक दिन के बाद फिर से पढ़ो, बस पढ़ना है, इंसान को खुद याद रह जाती है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ एक दिन के बाद फिर से पढ़ा, 3 दिन के बाद फिर से पढ़ो, 3 दिन के बाद फिर से पढ़ा, 7 दिन के बाद फिर से पढ़ो। इट विल बी ऑलवेज सीमेंटेड इन योर माइंड, लाइक आप कोई नहीं फिर भूल जाएगा। तो ये हम जो है वो बच्चों को भी बोलते हैं कि ऐसे जो है वो मेमोराइज की जाती है चीज़ें। अब हर जनरेशन कहती है कि आज के बच्चे तो आसान हैं, इनको सिर्फ सिर्फ पढ़ना है, इनके पास पूरा टेक अवेलेबल है। ये बात आप किस नज़रिए से देखते हैं और आपको क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, अगर हम ये बोलेंगे कि आजकल जो है वो इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है, इट इज़ इजीली अवेलेबल, यू टाइप इट यू गेट द इंफॉर्मेशन। बट सिर्फ ये वाली चीज़ नहीं देखनी है, सिर्फ ये वाला साइड नहीं देखना है, इसका हमें वो वाला इफेक्ट भी देखना है जो बच्चों पे होता है। एंड से रियलिटी, रियलिटी ये है जो हम देखते हैं बच्चों में, वो ये है कि इसकी वजह से, जो मैंने आपसे इससे पहले भी बोला, वो जिस टाइम तक कंसंट्रेट कर सकता था वो अब नहीं कर सकता, है ना। तो इससे पहले वो मैंने बोला कि फिजिकली चीज़ें ज़्यादा होती थी टफ, है ना। तो पैदल जाते थे स्कूल या मोस्टली किसी और जगह पैदल जाते थे, अवेलेबल चीज़ें नहीं थी, है ना। तो आज सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन आज मेंटल गेम है, आज मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है। एल्गोरिदम ऐसा डिज़ाइन है कि ऑल हर किसी के लिए नहीं, बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, उनके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, अगर आप देखोगे फ़ोन पे ही लगे होते हैं, है ना। तो क्यों? अब और रील्स ऐसे स्क्रॉल कर रहे होते हैं जैसे कि पता नहीं लगा 1 घंटा कहाँ से गया, 2 घंटे कहाँ से गए। तो ये साइड भी देखना। सो इन दैट वे इट इज़ डिफिकल्ट फॉर दिस जनरेशन। इस जनरेशन के लिए ज़्यादा डिफिकल्टी है, बिकॉज़ फिज़िकली चीज़ें तो अच्छी होती है। आई स्टिल रिमेंबर कॉलेज में हम ज़्यादा अक्सर खेलते ही थे प्लेग्राउंड में। आई थिंक 80% 70% टाइम हमने ग्राउंड में बिताया है एंड इट वाज़ वेरी गुड। मुझे भी याद है, खेल के आते थे, एग्ज़ाम होता था, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, देख लिया बस एग्ज़ाम के पहले और कॉन्सेप्ट समझ आ जाता था। लेकिन फिर जब स्पोर्ट्स कम हो गया, जब फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई, मुझे अपने आप में भी डिफरेंस लगे कि नहीं, मेरा मुझे लगता है मेमोराइज़िंग इम्पैक्ट बढ़ पावर रहा है। वीक हो गया, मेरा अंडरस्टैंडिंग पावर वीक हो गया। तो ये चीज़ है। तो बच्चों के लिए तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी है ये। आजकल हर एक के पास पॉकेट में एआई टीचर है, तो क्लासरूम का रोल इससे कैसे डिफरेंट है? देखो जैसे मैंने कहा टीचर का रोल सिर्फ़ कॉन्सेप्ट क्लियर कराना नहीं है। टीचर का रोल है ओवरऑल डेवलपमेंट, बच्चे के साथ बात करना कि कहाँ पे उनको जो है वो डिफ़िकल्टी आ रही है। और ये जो वन टू वन इंटरेक्शन है ना, ये जो ह्यूमन इंटरेक्शन है ना, ये कभी भी एआई जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकता है। हाँ, एआई टीचर को जो है वो हेल्प कर सकता है, उनके असाइनमेंट्स बनाने में, है ना? उनका डेली लेक्चर शेड्यूल बनाने में, इन चीज़ों में हेल्प करेगा और बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, टीचर की लाइफ़ बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगी।